Hello students, how are you all? I hope you are very fine. So once again, welcome back to my channel that is Learners to Adda. आज की क्लास हमारी बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग होने वाली है क्योंकि आज की क्लास में हम कुछ ऐसे टॉपिक्स को लेके आए हुए हैं जो आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाली है। आज हम चैप्टर 1 से स्टार्ट करेंगे। वन बाय वन हर एक चैप्टर्स में हम ये आप लोग को शेयर करेंगे कि किस चैप्टर में आपको कौन से टॉपिक्स पे ज़्यादा फोकस करना है, क्योंकि स्टूडेंट्स काफी कंफ्यूज रहते हैं। स्टूडेंट्स कंफ्यूज ये रहते हैं कि चैप्टर्स इतने लेंदी हैं, न्यूमेरिकल्स इतने सारे हैं। आप बताइए कि हम कौन से क्वेश्चन सॉल्व करें, कौन से टॉपिक्स हम पढ़ें और कौन से टॉपिक्स हम छोड़ दें। तो आज की क्लास में आप लोग ये श्योर कर लीजिए कि आज आप हर एक टॉपिक्स को आप अच्छे से आप समझोगे कि मतलब कि हमें किन किन टॉपिक्स पे ज्यादा फोकस करना है और किन टॉपिक्स को हम एक बार नेग्लेक्ट भी कर देंगे तो भी हमारा काम चल जाएगा। पहले जो आज हमारे साथ फर्स्ट टाइम जुड़े हैं इस चैनल पे, आप लोगों से रिक्वेस्ट है इस चैनल को आप लोग सब्सक्राइब करिएगा और लास्ट तक इस वीडियो में बने रहिएगा। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं चैप्टर 1 से। चैप्टर 1 हमारा क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। और स्टार्ट करेंगे चैप्टर 1 से और कहाँ तक जाएंगे हम लोग, लास्ट चैप्टर हमारा 7 यहाँ पे होगा। बाकी केमिस्ट्री में तो और भी चैप्टर्स आ गए हैं, बट आज हम चैप्टर नंबर 1 से लेकर चैप्टर 7 तक, जो हमारा 7 चैप्टर कौन सा होगा, रेडॉक्स रिएक्शन। इन 7 चैप्टर्स के बारे में डिस्कस करेंगे कि आप इन चैप्टर्स में से किस किस टॉपिक्स पे आपको ज्यादा फोकस करना है। तो सभी लोग जल्दी से कॉपी और पेन लेके बैठिए। कोशिश ये करिएगा कि जो हम यहाँ से बोल रहे हैं आप उन वर्ड्स को सुनिएगा। जरूरी नहीं कि जो यहाँ पे हम लिख रहे हैं, हो सकता है कि हम कुछ चीजें यहाँ पे हम बोल दें और यहाँ पे लिखे ना, और वही सेम टॉपिक्स आपके क्वेश्चन पेपर में रखा हो। तो इसीलिए हमारे वर्डिंग्स पे भी ध्यान दीजिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि हर एक चीज पॉसिबल नहीं होगी यहाँ बोर्ड पे लिखना, क्योंकि अगर हर एक चीज यहाँ पे लिखेंगे तो क्लास हमारी 2-3 घंटे की हो जाएगी, क्योंकि चैप्टर्स काफी लेंदी है। तो सभी लोग हमारे वर्डिंग्स को सुनिएगा कि हम क्या बोल रहे हैं। वीडियो को भगा के मत देखिएगा। अगर वीडियो को आप भगा के देख रहे हो तो कहीं ना कुछ टॉपिक्स आप स्किप करोगे, ये श्योर मान लीजिए। तो आप लोग कॉपी और पेन लेके बैठिए। स्टार्ट करते हैं चैप्टर नंबर 1 से। करते हैं, पहले हम सबसे पहले स्टार्ट करने जा रहे हैं चैप्टर नंबर 1 से। चैप्टर नंबर 1 नाम क्या है, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। बहुत ही बेसिक कॉन्सेप्ट है यहाँ पे केमिस्ट्री के, सम बेसिक कॉन्सेप्ट ऑफ केमिस्ट्री। जैसा नाम वैसा काम, लेकिन यहाँ पे नहीं है। ठीक है, अब इन चैप्टर्स में आपको मेन फोकस क्या करना है। देखिए ये चैप्टर आपका पूरा बेसिकली क्लास 9th के बेस पे है। अब इन चैप्टर्स में आप स्टार्टिंग करोगे सबसे पहले टॉपिक से, जो आप पढ़ोगे लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। देखिए आपसे क्लास 11th लेवल पे लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ मास नहीं पूछेगा, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन नहीं पूछेगा। आपसे पूछेगा क्या, आपसे पूछेगा गे लूसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम बताइए। ठीक, आपसे पूछेगा लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन बताइए। ये दो क्वेश्चन आपसे बहुत बनते हैं कि लॉ ऑफ मल्टीपल प्रपोर्शन क्या है, इसको आप एक्सप्लेन करो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। और गे लूसेक लॉ ऑफ कंबाइनिंग वॉल्यूम क्या है, इसको आप एक्सप्लेन करो विद द हेल्प ऑफ एग्जांपल। तो इन दो टाइप्स को आप लोग ज्यादा फोकस करिएगा। बाकी कंजर्वेशन ऑफ मास और कांस्टेंट आप एक बार रीड कर लेना, बाकी बहुत कॉमन सा टॉपिक है वो, उससे क्वेश्चन बहुत कम बनते हैं। इसके बाद जो टॉपिक है डेल्टन्स की थ्योरी। यार डेल्टन्स बहुत अच्छे आदमी थे, जितना ही बता नहीं पाए उससे ज्यादा इनके ड्रॉबैक निकल आए। ठीक है, डेल्टन्स ऐसे इंसान थे कि बताते गए और आगे गलत प्रूफ होते गए। तो इनके बारे में थोड़ा आप लोग थोड़ा ध्यान दे लीजिएगा। कभी कभी पूछता है कि डेल्टन्स के ड्रॉबैक क्या थे, कि डेल्टन्स क्या नहीं बता पाए, क्या ड्रॉबैक निकल के आ गए, 1 नंबर 2 नंबर में पूछ लेता है। उसके बाद सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट टॉपिक मोलैरिटी एंड मोलैलिटी। भाई देखो इस चैप्टर में अगर इस टॉपिक को अगर कोई छोड़ रहा है, अगर आप लोग को ये नहीं मालूम है कि मोलैरिटी क्या होती है और मोलैलिटी क्या होती है, भाई 100% श्योर है कि इससे आपको क्वेश्चंस मिलने ही मिलने हैं। या तो न्यूमेरिकल्स मिलेगा, और न्यूमेरिकल्स से तो आप हटो, पहले तो यही पूछेगा कि व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन मोलैरिटी एंड मोलैलिटी।
तो इनके फॉर्मूले और इनकी डेफिनेशन बहुत अच्छे से कायदे से दिमाग में बैठा लो। श्योर है कि ये टॉपिक्स आपको बिल्कुल क्लियर होने वाला है। ठीक है, इसको बिल्कुल छोड़िएगा नहीं भाई। उसके बाद आप थोड़ा ध्यान दीजिएगा इंपेरिकल फॉर्मूला पे। बहुत ही आसान टॉपिक है ये, इंपेरिकल फॉर्मूला। इंपेरिकल फॉर्मूला से एक आध क्वेश्चन बन जाते हैं एनसीईआरटी में। जैसे एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिए हैं, आयरन वाले क्वेश्चन दिए हैं, एफई वाले। जैसे फॉर्मूला क्या बनता है, Fe2O3। तो उन क्वेश्चंस को आप देख लीजिएगा। बाकी स्कूल लेवल पे जो मोस्टली क्वेश्चंस अराइज होते हैं, वो क्वेश्चन कौन से होते हैं, वो एनसीईआरटी बेस्ड ही होते हैं। तो एनसीईआरटी में मुश्किल से एक एग्जाम्पलर दिया गया है इंपेरिकल फॉर्मूला का, और एक क्वेश्चन दिया गया है हमारा, एक या दो क्वेश्चन दिए गए हमारे इसमें एनसीईआरटी एक्सरसाइज में। उन दो क्वेश्चन को आप देख लीजिएगा, बाकी चांसेस कम रहते हैं इसके। और इसके बाद सिग्निफिकेंट फिगर, भाई इससे तो क्वेश्चंस आपके बनने ही बनने हैं। अगर कोई भी टीचर एमसीक्यू दे रहा है, एमसीक्यू क्वेश्चंस सिग्निफिकेंट फिगर से बहुत बनते हैं। आपसे पूछेगा कि बताओ 0.0051 में कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, आप बोलोगे सर 2 हैं। ठीक, आपसे बोलेगा कि बताओ भाई 1201.3, इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर हैं, आप बोलोगे 1 2 3 4 5। बस ये ऑप्शन हो गया। ऑप्शन दे देगा आपसे और आपसे बोलेगा कि बताओ इसमें कितने सिग्निफिकेंट फिगर प्रेजेंट हैं। तो आप लोग इन पे ध्यान दीजिएगा कि सिग्निफिकेंट फिगर होते क्या है, साइंटिफिक नोटेशन क्या होता है, छोटे मोटे टॉपिक है बस। अब इतने टॉपिक्स अगर आप क्लियर कर रहे हो चैप्टर 1 के थ्योरी पार्ट में, इतने टॉपिक्स आप क्लियर कर लो, कंफर्म है कि इनसे बाहर क्वेश्चंस बहुत कम चांस होते हैं कि टीचर इनसे बाहर क्वेश्चंस पूछते हैं। लेकिन चैप्टर 1 में न्यूमेरिकल्स हैं भाई, न्यूमेरिकल्स पे तो आपको ध्यान देना है। न्यूमेरिकल्स, सर न्यूमेरिकल्स तो बहुत सारे हैं, कौन से न्यूमेरिकल्स में पढ़े। देखिए हम कुछ न्यूमेरिकल्स यहाँ पे लिखे हुए हैं, आप इन न्यूमेरिकल्स पे आप ज्यादा फोकस करिएगा, क्योंकि एग्जाम में क्वेश्चंस यही रिपीट होते हैं बार बार। देखिए क्वेश्चन कौन कौन से हैं, जैसे एक्सरसाइज से आप उठाइएगा क्वेश्चन नंबर 1.6, 1.11, 1.12, फिर आप देख सकते हो 1.17, फिर आप देख लीजिएगा 1.24, 1.35 और 1.36। इन क्वेश्चंस को आप देखिएगा, इनसे क्वेश्चंस बनेंगे कंफर्म है भाई, कंफर्म। और सबसे ज्यादा चांसेस अगर देखा जाए जिससे क्वेश्चन बनने हैं, भाई सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 1.24। डाई नाइट्रोजन और डाई हाइड्रोजन रिएक्ट करता है, क्या फॉर्म करता है, अमोनिया NH3। याद आया कि कितने अमाउंट ऑफ NH3 प्रोड्यूस होंगे अगर N2 प्लस H2 है। 50 kg ऑफ N2, 10 kg ऑफ हाइड्रोजन रिएक्ट हो रहा है तो क्या फॉर्म कर रहा है, इन क्वेश्चन पे देखिएगा। फिर 1.35 आप ये देख सकते हो, 1.35 वाला क्वेश्चन कौन सा है, कैल्शियम कार्बोनेट वाला। कैल्शियम कार्बोनेट जब रिएक्ट हुआ था HCl से, जिसमें आंसर क्या आया था 0.937। इन क्वेश्चंस को आप देखिएगा। ये वाला कौन सा है, मैग्नीज वाला क्वेश्चन है, MnO2 वाला 5 ग्राम वाला क्वेश्चन। तो इन क्वेश्चंस को आप ज्यादा फोकस करिएगा। बाकी तो इनके अलावा जो बाकी छूट रहे हैं वो सारे क्वेश्चंस आपके किसके हैं, मोलैरिटी और मोलैरिटी के, कंफर्म। तो जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम चलते हैं चैप्टर नंबर 2 पे। हम लोग चैप्टर नंबर 2 पे, चैप्टर नंबर 2 क्या नाम भाई चैप्टर नंबर 2 का, स्ट्रक्चर ऑफ एटम। स्ट्रक्चर ऑफ एटम। अब देखिए भाई स्ट्रक्चर ऑफ एटम से बहुत ध्यान सुनिएगा भाई, ये चैप्टर बहुत लेंदी है, और लेंदी चैप्टर होते हैं तो लेंदी चैप्टर्स में हमें बहुत कंफ्यूजन रहता है कि हम क्या पढ़ें, क्या पढ़ें भाई, क्या पढ़ें। सबसे पहले तो आप पढ़ोगे क्या, ये पाउली, पाउली के रूल्स, हुन्स के रूल, भाई इसको तो मत छोड़िएगा। शायद ही कोई टीचर ऐसा होगा जो पाउली और हुन्स के रूल ना पूछे, कंफर्म है। आप एग्जाम दे चुके होगे पहले भी एग्जाम दिए होंगे, जो क्लास के टेस्ट हुए होंगे, यूनिट टेस्ट हुए होंगे, आपके जो इंटरनल पेपर होते हैं एग्जाम वगैरह, जो भी एग्जाम हुए आपके स्कूल लेवल पे, ये क्वेश्चंस आपको मिले होंगे। अगर ये छूटे होंगे तो डी ब्रॉगली साहब आगे होंगे कि डी ब्रॉगली की हाइपोथेसिस क्या थी, हीजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था, हीजनबर्ग का अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल क्या था, ये नहीं छूटा होगा आपसे। ठीक, और इनमें डी ब्रॉगली में और हीजनबर्ग में फॉर्मूला है, इनके फॉर्मूले के न्यूमेरिकल्स, भाई फॉर्मूले अगर आपको मालूम है, लैम्डा इज इक्वल टू H अपॉन P,
डी ब्रॉगली का याद आया भाई? अगर फॉर्मूला आपको याद है तो क्वेश्चन झक मार के आप कर ले जाओगे, कंफर्म श्योर है। तो डी ब्रॉगली और हीजनबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल आप पढ़िएगा, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इसके बाद भाई क्वेश्चंस आपके बनते यहां से, क्वांटम नंबर, बहुत ही ज्यादा छोटे मोटे क्वेश्चन, एमसीक्यू बेस्ड क्वेश्चंस आपके क्वांटम नंबर से बनेंगे। एक एक नंबर है क्वेश्चंस, प्रिंसिपल क्वांटम नंबर, एजीमुथल क्वांटम नंबर, मैग्नेटिक क्वांटम नंबर, स्पिन क्वांटम नंबर, सबकी कंडीशन याद कर लो, कौन कहां से कहां लाई करता है, कौन सबसेल के लिए है, कौन ऑर्बिटल्स के लिए है, क्या क्या बता रहा है, कौन स्पिन क्या है, +1/2 -1/2, ये आप जरूर पढ़िएगा। क्वांटम नंबर अच्छे से पढ़िएगा, एमसीक्यू में क्वेश्चन पूछ लेगा कि अगर एन की वैल्यू 3 है बताओ, एन की वैल्यू अगर 3 है तो एल की वैल्यू क्या होगी, एम की वैल्यू क्या होगी, एस क्या होगा। ऐसे क्वेश्चंस आपसे कंफर्म है कि बनेंगे, बनेंगे श्योर है, लिख लो, सर ने कहा है कि इससे क्वेश्चन आएंगे, ठीक है। इसके बाद क्वांटम नंबर जब हट जाएगा तो आप थोड़ा ये देख लीजिएगा, छोटा सा टॉपिक है ब्लैक बॉडी रेडिएशन। कभी कभी टीचर्स इससे क्वेश्चन पूछ लेता है ब्लैक बॉडी से, कि ब्लैक बॉडी रेडिएशन से क्वेश्चन कभी कभी बन जाता है कि मतलब फिगर बने हुए एनसीईआरटी में थोड़ा बहुत ब्लैक बॉडी, प्लैंक की थ्योरी, प्लैंक कांस्टेंट की जो थ्योरी थी प्लैंक की, उसको आप थोड़ा बहुत एक्सप्लेन कर सकते हैं आप इसमें। इसके बाद कॉन्फ़िगरेशन, कॉन्फ़िगरेशन ऑफ एसपीडीएफ ब्लॉक, एसपीडी, एफ की जरूरत पड़ेगी नहीं यहाँ पे, एसपीडी ब्लॉक कॉन्फ़िगरेशन पूछता है, राइट द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन ऑफ कॉपर, कॉपर एक एक्सेप्शन केस है और क्रोमियम एक एक्सेप्शन केस है, क्योंकि एक्सेप्शन केस बहुत पूछते हैं। तो कॉपर और क्रोमियम का ये आप जरूर देख लीजिएगा, कॉपर क्रोमियम का, बाकी तो आप लोग कर ले जाओगे, क्योंकि इसमें से जो क्वेश्चंस बनते हैं 2 नंबर 3 नंबर वाले कॉन्फ़िगरेशन के, वो मोस्टली जो बनते हैं वो कॉपर और क्रोमियम से बनते हैं, क्योंकि ये दो केस 1 से 30 में ये दो क्या है, एक्सेप्शन है। तो इसके बाद ये तो हो गया थ्योरी पार्ट, इतना सफिशियंट है। और देखिए इस चैप्टर में न्यूमेरिकल्स यार बहुत सारे हैं, बहुत न्यूमेरिकल्स हैं। अगर देखा जाए, आपने डिब्रोगली हीजनबर्ग पढ़ा तो डिब्रोगली के भी न्यूमेरिकल्स हैं, हीजनबर्ग के भी न्यूमेरिकल्स हैं, और यहाँ पढ़ोगे क्वांटम नंबर, इसके भी न्यूमेरिकल्स आ जाएंगे, एन ये दिया है, डी ये दिया, एल ये दिया है, एम ये दिया है, बताओ कौन सबसेल में है। इससे क्वेश्चन बन जाएंगे, कंफर्म बनेंगे इससे क्वेश्चन। इसके अलावा आप 2-4 क्वेश्चन हम बता रहे हैं जो एग्जाम में कई बार रिपीट हुए हैं, वो आप देख सकते हो। एक है 2.11 और एक है 42, 43, 44, 2.42, 2.43, 2.44। अगर आपकी किस्मत अच्छी होती है, अगर किस्मत आपकी अच्छी है, इन 3 में से आपको कोई एक क्वेश्चन मिल जाएगा कंफर्म, क्योंकि इतने साल का अनुभव है कि इनसे क्वेश्चन एग्जामिनर, जो भी एग्जाम टीचर होगा, जो भी पेपर बना रहा होगा, इन तीनों में से कोई क्वेश्चन पूछ लेगा। 3 यूनिट ऑफ पॉजिटिव चार्ज, 2 यूनिट ऑफ नेगेटिव चार्ज, क्वेश्चन बन जाते हैं भाई इससे। बाकी इसके अलावा भी एनसीईआरटी में 50-60 क्वेश्चन हैं, वो आपके प्रैक्टिस के ऊपर है, आप लगाइए सारे क्वेश्चन, हो सकता है कि उनसे भी क्वेश्चन आ जाए, ये एक पॉसिबिलिटी है कि मे भी हो सकता है कि इससे क्वेश्चन बन जाए, कई बार रिपीट हुए हैं। तो जल्दी इसको नोट करिए, फिर चलते हैं चैप्टर नंबर 3 पे। हैं हम लोग कहाँ पे, चैप्टर नंबर 3 पे। चलिए, मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? अरे सर मजा तो तब आएगा ना जब पेपर में क्वेश्चंस आएंगे, कंफर्म आएंगे भाई, थोड़ा विश्वास रखिए। चैप्टर नंबर 3, चैप्टर नंबर 3 हमारे टॉपिक क्या क्या होंगे देखिए, चैप्टर का नाम लिख दे पहले, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट्स एंड पीरियोडिसिटी इन प्रॉपर्टीज, बहुत बड़ा नाम है चैप्टर का भाई, इतना बड़ा नहीं लिख पाऊंगा मैं। देखिए भाई चैप्टर 3 जो हमारा है, बहुत ही छोटा चैप्टर है, बहुत ही ज्यादा आपको इसमें अंदर तक जाने की जरूरत नहीं है, ऊपर ऊपर आपको पढ़ना है मेन मेन। अब ऊपर ऊपर मेन मेन क्या क्या हम पढ़ सकते हैं सर, चलिए ठीक है सर, हम बताते हैं क्या क्या पढ़ सकते हैं। पहले तो आप ये पढ़ लो कि जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, एस पी डी एफ के, एसपीडीएफ के जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन क्या होते हैं, बहुत ही बार पूछा गया भाई इस चैप्टर से, इस चैप्टर से क्वेश्चन बन जाता है, इनके चारों की लिख लीजिएगा भाई इजीली। उसके बाद उसके बाद जैसे ट्रेंड्स है फिजिकल प्रॉपर्टीज में, कि कैसे कैसे क्या क्या वेरी करेगा, जैसे एटॉमिक रेडियस, ठीक, मेटालिक करेक्टर,
या इलेक्ट्रोनेगेटिविटी। मतलब हम ग्रुप में जा रहे हैं, या पीरियड में जा रहे हैं, कब एटॉमिक रेडियस घटेगा कब बढ़ेगा, कब मेटालिक करैक्टर घटेगा कब बढ़ेगा। भाई इसको आप टिक कर लो, एक ये और ये जो हम नेक्स्ट लिखने जा रहे हैं ये आयोनाइजेशन इंथैल्पी, एंड इलेक्ट्रॉन गेन इंथैल्पी, ये दो आप टिक कर लो। इससे क्वेश्चंस आपको 110% आपको मिलने वाला है। ये बताओ ग्रुप ऑफ पीरियड में कब कौन वेरी करेगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ाएंगे तो आयोनाइजेशन इंथैल्पी पे क्या इफेक्ट आएगा, एटॉमिक रेडियस बढ़ाएंगे तो क्या होगा, घटाएंगे तो क्या होगा, ठीक, इलेक्ट्रॉन गेन एंथैल्पी पे क्या इफेक्ट आएगा, मेटालिक करैक्टर पे क्या इफेक्ट आएगा। भाई इस चैप्टर से यही क्वेश्चन बनेंगे। एक एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है, लॉरेंस बार्कली लेबोरेटरी और सीबोर्ग ग्रुप से कौन सा एलिमेंट आया। लॉरेंस, लॉरेंस से क्या होगा, लॉरेंसियम, बार्कले से क्या होगा, बार्केलियम, और सीबोर्ड से क्या होगा, सीबोर्जियम। ठीक, 103 एटॉमिक नंबर लॉरेंसियम का, 97 पे आ जाएगा हमारा क्या, बार्केलियम, और 106 पे हमारा क्या आ जाएगा, सीबोर्जियम। ये एलिमेंट्स के बारे में पूछता है, एनसीईआरटी में क्वेश्चन दिया गया है। इन दो क्वेश्चन पे आप देख लीजिएगा, ध्यान दे लीजिएगा। ठीक है, यहाँ पे बता भी दे रहे हैं, लॉरेंसियम, बार्केलियम और सीबोर्जियम, ये तीन एलिमेंट। ठीक है, इसके अलावा भाई देखिए इन दो से आपके क्वेश्चन 99% चांस है कि इनसे क्वेश्चन बन जाएंगे, इनसे हटके कुछ और बनेगा नहीं, इतने में ही आपका बेड़ा पार हो जाएगा। लेकिन इसके लिए आपको ये ट्रेंड्स, फिजिकल प्रॉपर्टीज की ग्रुप में और पीरियड में क्या चेंजमेंट होता है, ये आपको एक जगह आप नोट कर लो, कब डिक्रीज कब इंक्रीज। सबके आंसर यही है, डिक्रीज इंक्रीज, डिक्रीज इंक्रीज। किसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज्यादा है, इसकी ज्यादा है, इसकी कम है। यही सब क्वेश्चन है, बहुत लॉन्ग क्वेश्चन से नहीं बनते हैं, बहुत ही शॉर्ट क्वेश्चन बनेंगे। छोटे मोटे क्वेश्चन 1 नंबर 2 नंबर से ऊपर नहीं जाएगा, तो इसलिए चैप्टर्स में इसको नोट करिए। चलते हैं चैप्टर नंबर 4 पे। चैप्टर नंबर 4 पे, चैप्टर 4 तो यार बहुत लंबी चैप्टर है, क्या किया जाए चैप्टर 4 का, छोड़ दिया जाए। नहीं सर, ऐसे कैसे छोड़ दिया जाए। केमिकल बॉन्डिंग, केमिकल बॉन्डिंग बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है भाई। जो लोग क्लास 10th में पढ़े हैं कार्बोनेट्स कंपाउंड, कंफर्म है कि उनको चैप्टर में मजा आया होगा। केमिकल बॉन्डिंग एंड मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर, मॉलिक्यूलर स्ट्रक्चर। अब इसमें क्या क्या ध्यान दिया जाए, इसमें आप ध्यान दे सकते हो। सबसे पहले तो आप पढ़ो लुईस डॉट स्ट्रक्चर। अरे सर क्या बच्चों वाला टॉपिक आप बता रहे हैं, लुईस डॉट किसको नहीं आता बनाना, सबको आता है भाई। लुईस का सिंबल इतना आसान सिंबल है, अगर वैलेंस इलेक्ट्रॉन मालूम है, वैलेंस सेल मालूम है, तो आप लुईस सिंबल से लुईस डॉट तो आराम से बना ले जाओगे। ठीक है, इसके बाद आप पढ़ लेना बॉन्ड पैरामीटर, बॉन्ड पैरामीटर छोटे मोटे क्वेश्चन बन जाते हैं। बताओ बॉन्ड लेंथ क्या है, बॉन्ड एंगल क्या है, बॉन्ड इंथैल्पी क्या है, इससे क्वेश्चन बन जाएंगे। तो छोटे मोटे क्वेश्चन बन जाते हैं बॉन्ड पैरामीटर से, लॉन्ग क्वेश्चन तो नहीं बनेंगे, ये सब शॉर्ट टाइप क्वेश्चन हैं, छोटे मोटे क्वेश्चन बनेंगे बॉन्ड पैरामीटर से, लुईस डॉट स्ट्रक्चर से। उसके बाद आपसे जो क्वेश्चन पूछेगा वो पूछेगा रेजोनेंस और डाइपोल, ये ये पूछता है आपसे। डाइपोल यूनिट क्या होती है, डिबाई। तो रेजोनेंस और डाइपोल ये क्वेश्चन आपसे बनेंगे जरूर। बोलेगा ड्रॉ द रेजोनेंस स्ट्रक्चर ऑफ CO3 2- कार्बोनेट आयंस के आप रेजोनेंस बनाओ, ओजोन के रेजोनेंस बनाओ। तो रेजोनेंस स्ट्रक्चर आपको मालूम होना चाहिए। ठीक है, इसके बाद देखो, इसके बाद इस चैप्टर में 3 थ्योरी है, कंफर्म है कि तीनों में से एक ना एक थ्योरी तो आपको लॉन्ग क्वेश्चन में भाई मिलेगी ही मिलेगी। वेस्पर थ्योरी, वीबीटी और एमओटी। बहुत लेंदी आपको लगता है कि बहुत लेंदी है, लेकिन एक बार आप इनके 5 से 6 पॉइंट्स अच्छे से कायदे से अपने दिमाग में बैठा लो, कंफर्म है कि इससे रिलेटेड जो भी टॉपिक्स पूछे जाएंगे, जो भी क्वेश्चन बनेंगे,
आप आसानी से इसके आंसर कर सकते हो। देखिए इसमें वेस्पर थ्योरी, वीबीटी और एमओटी बहुत इंपॉर्टेंट है भाई। इसको मैंने इसलिए क्या कर दिया, डब्बे में बंद कर दिया। डब्बे में क्यों बंद किया, ताकि कहीं भाग ना पाए। ठीक है, तो वेस्पर थ्योरी, वीबीटी और एमओटी, वैलेंस बॉन्ड थ्योरी, मॉलिक्यूलर ऑर्बिटल थ्योरी और वैलेंस शेल इलेक्ट्रॉन पेयर रिपल्सन। इसके बाद भाई देखो, डिफरेंस पढ़ लेना, डिफरेंस बिटवीन सिग्मा एंड पाई बॉन्ड। सिग्मा और पाई बॉन्ड में डिफरेंस क्या है, जिसमें आप ये पढ़ सकते हो, हाइब्रिडाइजेशन ही आ जाएगा, हाइब्रिडाइजेशन। देखो ये चैप्टर आपका लेंदी है, इसमें टॉपिक भी आपके बहुत सारे हैं, तो इसीलिए इन टॉपिक्स पे आपको ध्यान देना पड़ेगा। ये चैप्टर्स काफी लेंदी है और सब एक से एक टॉपिक्स में है, इसीलिए इस चैप्टर में हमने ज्यादा टॉपिक्स लिए हैं, क्योंकि इनसे क्वेश्चन बहुत बनते हैं, बहुत ज्यादा मार्क्स से क्वेश्चन बनते हैं इनसे। आप देख लीजिएगा इसको। और एक चीज, एनर्जी लेवल डायग्राम, एनर्जी लेवल डायग्राम ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। देखो सिग्मा और पाई का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बहुत कायदे से दिमाग में बैठा लो। सिग्मा 1s2, सिग्मा स्टार 1s2, सिग्मा 2s2, सिग्मा स्टार 2s2। कैसे हम बॉन्ड ऑर्डर निकालें, कैसे हम बॉन्ड लेंथ निकालें, इसका मैग्नेटिक कैरेक्टर क्या होगा, ये पैरामैग्नेटिक है कि डायामैग्नेटिक है। कंफर्म भाई, कंफर्म क्वेश्चंस इससे बनेंगे ही बनेंगे। आपसे बोल देगा कि भैया बताओ, O2 है, O2 माइनस है, O2 प्लस है, अब बताओ किसका बॉन्ड ऑर्डर ज्यादा है, किसका बॉन्ड ऑर्डर कम है, बताओ। कौन ज्यादा स्टेबल है, कौन कम स्टेबल है, बताओ। इन तीनों का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन बताओ, नहीं मालूम। पूछेगा कौन इसमें पैरामैग्नेटिक है, कौन इसमें डायमैग्नेटिक है। हो गया 3-4 नंबर का क्वेश्चन। और इस तरह के क्वेश्चन एग्जाम में आपको एक न एक मिल जाएंगे। ना विश्वास हो, पिछले साल के पेपर उठा के देखो, अगर ये चैप्टर्स आया हो कहीं तो आप देखिएगा इनसे क्वेश्चंस आपके बने जरूर होंगे। इसलिए सिग्मा पाई की कॉन्फ़िगरेशन, सिग्मा पाई का इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन दिमाग में रट लो बिल्कुल। बाकी तो आप थोड़ा बहुत देख लेना, हाइड्रोजन बॉन्डिंग, हाइड्रोजन बॉन्डिंग में वही इंटरमॉलिक्यूलर और इंट्रामॉलिक्यूलर। हाइड्रोजन बॉन्डिंग बहुत क्वेश्चंस कम बनते हैं, लेकिन एक बार आप लोग एग्जाम्पल देख लीजिएगा कि हाइड्रोजन बॉन्डिंग में इंटर और इंट्रा कैसे फॉर्म होते हैं। इतने टॉपिक्स काफी सफिशिएंट है चैप्टर नंबर 4 के लिए। जल्दी से इसको नोट करिए, फिर हम चलते हैं नेक्स्ट चैप्टर पे। आप लोग चलते हैं चैप्टर नंबर 6 पे, थर्मोडायनेमिक्स। चैप्टर नंबर 6 हमारा है थर्मोडायनेमिक्स। ये चैप्टर आपने फिजिक्स में पढ़ा होगा। भाई देखो ये थर्मोडायनेमिक्स चैप्टर ऐसा है ना कि एक बार पढ़ लो, आपका एक काम आ गया फिजिक्स में भी और काम आ गया केमिस्ट्री में भी, दोनों में चैप्टर है ये थर्मोडायनेमिक्स। अब इसमें सबसे पहले आप तो ये पढ़ लो कि थर्मो का पहला और दूसरा लॉ क्या है। थर्मोडायनेमिक्स का फर्स्ट लॉ क्या है, सेकंड लॉ क्या है, लिमिटेशन क्या है थर्मो के पहले लॉ के, ये आप जरूर पढ़ लीजिएगा, कंफर्म, बहुत इंपॉर्टेंट। इसके बाद रिलेशन पढ़ लो भाई, Cp माइनस Cv इज इक्वल टू R, बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट। एग्जाम में 200 में से 200 बार का पूछा गया हो, जितने बार एग्जाम बनता है एक Cp Cv का रिलेशन बहुत बार टीचर देते हैं, बहुत बार क्वेश्चन रिपीट होंगे इससे प्रूविंग, तो इसको आप लोग बहुत कायदे में पढ़िएगा। फिर आप पढ़ लीजिएगा रिएक्शन इंथैल्पी के न्यूमेरिकल, रिएक्शन इंथैल्पी के न्यूमेरिकल्स। इंथैल्पी फॉर्मेशन, जो फॉर्मेशन ऑफ इंथैल्पी होती है, प्रोडक्ट माइनस रिएक्टेंट, इनके क्वेश्चन बनेंगे। रिएक्शन इंथैल्पी के न्यूमेरिकल्स पढ़ लीजिएगा, इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं, डेल्टा पी माइनस डेल्टा आर। इसके बाद हैश लॉ, हैश लॉ का तो मेरा एक वीडियो पड़ा हुआ है, आप लोग देख सकते हैं हैश लॉ क्या होता है, हैश लॉ के न्यूमेरिकल्स हम किस तरीके से सॉल्व करें। क्योंकि हैश लॉ पढ़ने के लिए आपको सारी इंथैल्पी के बारे में पता होना चाहिए कि इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ कंबशन क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ हाइड्रोजनेशन क्या होता है। इन सब के बारे में तो आपको थोड़ा बहुत मालूम होना चाहिए। क्या पता टीचर्स न्यूमेरिकल ना दे, हैश लॉ दे ही ना, दे दे भाई चलो बताओ इंथैल्पी ऑफ फॉर्मेशन क्या होता है, इंथैल्पी ऑफ एटमाइजेशन क्या होता है, इनसे क्वेश्चन बन जाते हैं कभी कभी, तो आप देख सकते हो इनको। उसके बाद आप देख लीजिएगा गिब्स एनर्जी,
गिब्स फ्री एनर्जी और एंट्रोपी। ठीक है, कभी कभी तो रिलेशन पूछ लेता है कि व्हाट इज द रिलेशन बिटवीन डेल्टा जी नॉट एंड इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, बताओ, माइनस आर टी एल एन के, यही फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नॉट का। ठीक है, तो इन फॉर्मूलेस को आप लोग पढ़ सकते हो कि रिलेशन क्या होता है, फॉर्मूले क्या होते हैं। बाकी इनके न्यूमेरिकल्स तो आपके बहुत सारे बनेंगे, तो इनमें तो हम क्वेश्चन अगर सॉल्व करने लगे, देखिए इस चैप्टर से आपको थर्मो से इन टॉपिक्स के अलावा आपको मेन जो फोकस करना है वो करना है न्यूमेरिकल्स पे। ठीक है, स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, मोलर हीट कैपेसिटी के न्यूमेरिकल्स आप देख लेना एक बार, बहुत बार क्वेश्चन पूछते हैं इससे, मोलर हीट कैपेसिटी से, और रिएक्शन इंथैल्पी क्वेश्चन और हेस लॉ के क्वेश्चन कई बार क्वेश्चन रिपीट हुए हैं। एनसीईआरटी में ही काफी क्वेश्चन हैं, एनसीईआरटी क्वेश्चन तो आप देख लीजिएगा, जैसे क्वेश्चन नंबर 1.10 एक 10 वाला क्वेश्चन है, और बाकी जो हेस लॉ क्वेश्चन दिए हैं, लास्ट में जो क्वेश्चन दिए हैं एंट्रोपी वाले, गिब्स फ्री एनर्जी वाले, शायद 22 या 23 क्वेश्चन है, ज्यादा क्वेश्चन नहीं है एनसीईआरटी में। तो इन क्वेश्चंस को आप लोग देखिएगा, कंफर्म है कि इनसे क्वेश्चंस आपको मिल जाएंगे, श्योर है। ज्यादा टॉपिक्स में नहीं लिख रहे हैं क्योंकि टॉपिक्स ज्यादा लिखने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि इन टॉपिक्स से आपके छोटे मोटे जो क्वेश्चन बनने होंगे वो आपके, हाँ एक क्वेश्चन आपका ये बन सकता है कि इंटेंसिव और एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी से, इंटेंसिव कौन है और एक्सटेंसिव कौन है, आपको 2-3 एग्जांपल दे देगा और बोलेगा एमसीक्यू में कि पहचानो विच अमंग द फॉलोइंग इज एक्सटेंसिव, विच अमंग द फॉलोइंग इज इंटेंसिव, इससे क्वेश्चन बन जाएंगे इंटेंसिव और एक्सटेंसिव से। तो जल्दी इसको नोट करिए, फिर हम चलते हैं इक्विलिब्रियम पे। हम लोग चैप्टर नंबर नेक्स्ट कौन सा है, लास्ट चैप्टर हमारा कौन सा लिख दिया था भाई, 6 में लिख दिया था, पता नहीं, अगर 6 लिख दिए होंगे तो कोई बात नहीं, गलती को माफ करिएगा हमारी। ठीक है, नेक्स्ट चैप्टर, एक तो चैप्टर डिलीट हो चुके हैं ना केमिस्ट्री में, आप वैसे भी 11th क्लास से केमिस्ट्री बहुत इजी हो गई है। अगर पहले के सिलेबस में आप होते हैं ना, तो जो बच्चे अभी रो रहे हैं, अगर आपके पास वो सिलेबस अगर होता ना, तो आप तो कहो क्या होता, आप भी जानते हो अच्छे से और हम भी जानते हैं अच्छे से। तो इसीलिए चैप्टर्स काफी डिलीट हो चुके हैं, चैप्टर्स काफी रिड्यूस हो गए हैं, उसके बाद भी आप लोग के सिलेबस, आप लोग को लगता है कि सिलेबस बहुत ज्यादा वास्ट है। ठीक है, अब देखिए इक्विलिब्रियम में चलते हैं। आप इक्विलिब्रियम में स्टार्टिंग करेंगे सबसे पहले मेन टॉपिक से, केपी और केसी का रिलेशन। जैसे थर्मो में कौन सा चैप्टर था, थर्मोडायनेमिक्स में सीपी और सीवी का रिलेशन था, वैसे इसमें केपी और केसी का रिलेशन। भाई केपी केसी का रिलेशन और इनके न्यूमेरिकल्स, इस टॉपिक्स को अगर कोई छोड़ के गया बहुत पछताएगा, बहुत पछताएगा भाई, ऊपर वाला भी माफ नहीं करेगा आप लोग को, ये कन्फर्म मान चलिएगा। तो केपी केसी को आप छोड़ेगा नहीं भाई, टीचर अगर न्यूमेरिकल देगा तो केपी केसी को पहली प्रायोरिटी रखेगा, और अगर 2 नंबर का कोई क्वेश्चन देना है उठा के दे देगा, डेराइव द रिलेशन बिटवीन केपी एंड केसी, उठा के दे देगा तुरंत। उसके बाद आप इसमें पढ़िएगा एसिड बेस कॉन्सेप्ट, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट, ब्रॉन्स्टेड लोरी, भाई बहुत इंपॉर्टेंट, और लुइस। ठीक, आर्हेनियस कॉन्सेप्ट क्या था, ब्रॉन्स्टेड लोरिक कॉन्सेप्ट क्या है, और लुइस का क्या है, इन सब का केवल इकलौता एक ही काम था, एसिड बेस कैरेक्टर को आइडेंटिफाई करना, कौन इसमें एसिड कौन इसमें बेस, इलेक्ट्रॉन डोनर को क्या बोलते हैं, इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर को क्या बोलते हैं। ठीक, H प्लस होगा तो क्या होगा, वो H माइनस होगा तो क्या होगा, बस यही फालतू बकवास किए हैं। ठीक है, तो इनको आप पढ़ लीजिएगा, फालतू बकवास के भी नंबर आपको मिलने वाले हैं, इसलिए फालतू बकवास बिल्कुल भी छोड़ के नहीं जाने का। अब देखिए नेक्स्ट हमारा क्या है, बफर सोल्यूशन। अरे बफर सोल्यूशन, देखिए बफर सोल्यूशन बिल्कुल मत छोड़िएगा, बफर सोल्यूशन की एक वीडियो में अपलोड की हुई है, आप लोग जाके देख लीजिएगा बफर सोल्यूशन क्या होता है, और इनके अंदर एसिडिक बफर और बेसिक बफर, क्या पता कोई एक ही आपसे पूछ ले, दोनों में प्रूविंग है, दोनों में डेरिवेशन है, आप लोग उन डेरिवेशंस को देख लीजिएगा, कैसे पीएच फाइंड करते हैं दोनों का, आप लोग उनको देख सकते हैं वीडियो में जाके, बफर सोल्यूशन। इसके बाद कॉमन आयन इफेक्ट, कॉमन आयन इफेक्ट देखिए बहुत छोटा टॉपिक है, अगर बनना होगा तो 1-2 नंबर का बन जाएगा कॉमन आयन। उसके बाद केएसपी, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट, आपसे बोल देगा बताओ इसकी केएसपी क्या है, सॉल्युबिलिटी प्रोडक्ट कांस्टेंट क्या है, तो इससे क्वेश्चंस आपके बन सकते हैं। और इसके बाद
आप देख लेना, रिलेशन बिटवीन के ए, के बी एंड के डब्ल्यू, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट फॉर एसिड, फॉर बेस एंड फॉर वाटर। ये आप देख लीजिएगा, थोड़ा इससे थोड़ा काम हो जाएगा। और आप एक टॉपिक और देख सकते हैं, सॉल्ट एनालिसिस। वीक एसिड वीक बेस क्या होता है, स्ट्रॉन्ग एसिड स्ट्रॉन्ग बेस क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड वीक बेस, वीक एसिड स्ट्रॉन्ग बेस। लास्ट वाला टॉपिक आप छोड़ भी दोगे तो भी चलेगा, बट इधर के टॉपिक्स ये आर्रेनियस, बफर, कॉमन आयन इफेक्ट और ये भाई, ये 5 तो बिल्कुल मत छोड़िएगा। ये 5 टॉपिक्स एग्जामिनर बहुत बार रिपीट करता है क्वेश्चंस को। और न्यूमेरिकल्स देखो, इक्विलिब्रियम के चैप्टर में आपने बुक देखी होगी, 70 न्यूमेरिकल्स हैं एक्सरसाइज में, प्लस एक्सरसाइज उसके एग्जाम्पलर मान ले 80-85 क्वेश्चन हैं। तो इतने क्वेश्चन सॉल्व करना बहुत डिफिकल्ट है। तो आप लोग एक काम करो, बाई लक अगर जाना है आप लोग को, तो आप लोग केपी के सी क्वेश्चन देख लो एक बार। हो सकता है कि केपी के सी क्वेश्चन आपको मिल जाए एग्जाम में। तो जल्दी इसको नोट करिए, फिर हम चलते हैं चैप्टर नंबर 7 पे। चैप्टर नंबर 7 पे। चैप्टर नंबर 7 कौन सा है भाई, रेडॉक्स रिएक्शन। देखो ये चैप्टर जितना छोटा है उतना ही खोटा है, क्योंकि इनसे क्वेश्चंस सभी को मालूम होते हैं कि इनसे क्वेश्चंस क्या बनेंगे। देखिए, सबसे पहले तो आपको ये मालूम होना चाहिए कि हाउ टू फाइंड ऑक्सीडेशन नंबर। एमसीक्यू में, वन वर्ड में बहुत क्वेश्चन बनते हैं। आपको कोई फॉर्मूला दे दिया जाएगा, उसमें किसी एक सिंबल के नीचे अंडरलाइन कर देगा और बोलेगा कि इसका ऑक्सीडेशन नंबर फाइंड करो। ठीक है, एक नंबर क्वेश्चन बनेगा जरूर इससे। उसके बाद थोड़ा आप देख लीजिएगा, डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है विद एग्जांपल। डिस्प्रपोर्शनेशन रिएक्शन क्या होती है विद एग्जांपल, ये आप देख लीजिएगा। उसके बाद जो आपको ध्यान देना ही देना है, बैलेंसिंग। भाई बैलेंसिंग कैसे छोड़ दोगे आप, बैलेंसिंग तो भाई कायदे की। 2 मेथड है, एक है हमारा क्या, आयन इलेक्ट्रॉन मेथड, और एक हमारा क्या है, ऑक्सीडेशन नंबर मेथड। 100% नहीं, 100 का डबल कर लो, 200% है। अगर ये बैलेंसिंग नहीं आई पेपर में तो कंफर्म मान लीजिए कि आप हम पे जो जो भी 1-2% आप विश्वास रखते हो उसको आप लोग भूल जाइएगा। कंफर्म है कि बैलेंसिंग आएगी। तो बैलेंसिंग क्वेश्चंस आप देखिएगा, चाहे आयन इलेक्ट्रॉन मेथड से आए और चाहे ऑक्सीडेशन नंबर मेथड से आए। भाई आयन इलेक्ट्रॉन मेथड की तुमने एक वीडियो अपलोड की है, आप लोग देखिएगा, उसमें कुछ एनसीईआरटी के क्वेश्चन हमने सॉल्व किए हैं, एसिडिक से भी और बेसिक से भी। तो आप लोग उस वीडियो को आप लोग जाके देख सकते हैं हमारे चैनल पे, वहां पे ये बैलेंसिंग आपको बिल्कुल क्लियर हो जाएगी। ठीक है, और एक लास्ट टॉपिक है इस चैप्टर में, बहुत ज्यादा नहीं है इसमें, क्वेश्चंस ऑफ इलेक्ट्रोड पोटेंशियल। देखो इस टॉपिक को आप लोग बेसिकली क्लास 12 में पढ़ोगे इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में, पर क्लास 11 में भी दिया गया है कि ई सेल कैसे निकालते हैं। ई सेल फॉर्मूला क्या होता है, ई सेल इज इक्वल टू ई ऑफ कैथोड माइनस ई ऑफ एनोड। स्टैंडर्ड होगा तो लग जाएगा ऊपर, नॉट लग जाएगा स्टैंडर्ड में। तो इनके क्वेश्चंस आपके एनसीईआरटी में दिए गए हैं, तो इन पे क्वेश्चंस बन जाते हैं कभी कभी, तो आप लोग इसको थोड़ा ध्यान दीजिएगा। बाकी इस चैप्टर में जल्दी से पहले इसको नोट करिए, फिर हम बात करते हैं। जल्दी इसको नोट करिए आप लोग चैप्टर, तो आप लोगों ने तो देखिए, जो भी आज हमने आप लोग को बताया, इतना पढ़ लोगे तो पास तो हो गए, वो भी अच्छे नंबर से। लेकिन अगर आप लोग को 95+ % मार्क्स लाने हैं तो इस टॉपिक्स को आप बिल्कुल मत छोड़िएगा। साथ ही साथ जो बुक के क्वेश्चंस हैं, न्यूमेरिकल्स हैं, वो तो आपको लगाने हैं। इन टॉपिक्स से न्यूमेरिकल्स आप छोड़िएगा नहीं, क्योंकि ये पॉसिबल नहीं है कि एक ही क्लास में हम क्वेश्चन भी सारे करा दें और बता भी दें। तो इतना बताने के लिए तो क्लास हमारी क्या होगी, 24 घंटे भी कम पड़ जाएंगे, क्योंकि सिलेबस बहुत देखे ही हो आप लोग किस तरीके से है, चैप्टर्स लेंदी लेंदी हैं, और उन चैप्टर्स में जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स थे वो हमने इस वीडियो में आपको बता दिया। जो लोग वीडियो को आप लोग एकदम भगा भगा के देखे होंगे, 2x की स्पीड से देखे होंगे, कुछ लोग 1.5 की स्पीड से देखे होंगे, तो जितने लोग स्पीड से देखे होंगे हो सकता है कि उनसे 1-2 टॉपिक छूट गए हो।
भगवान ना करे वो एक दो टॉपिक जो छूटे हैं, भगवान ना करे कि वो टॉपिक पेपर में ना आ जाए। अगर वो आ गया ना तो आप बहुत पछताओगे। तो इसीलिए आप लोग बहुत कायदे से इसको आप लोग कहीं पे नोट कर लो, और समय रहते आप लोग पेपर से पहले इन टॉपिक्स पे आप फोकस करिएगा बहुत अच्छे से। आगे चैप्टर्स जो ऑर्गेनिक के बाकी हैं, हाइड्रोकार्बन के बाकी हैं, वो हम नेक्स्ट वीडियो में आपको बताएंगे कि उसमें आप क्या पढ़िए, आप किन टॉपिक्स पे आप मेन फोकस करिए, आपको बिल्कुल क्लियर होने वाला है। और जो लोग आज हमारे साथ पहली बार जुड़े हैं, जो लोग चैनल्स को पहली बार देख रहे हैं हमारे चैनल्स को, आप लोग सब्सक्राइब पहले करिएगा। वैसे वीडियो तो एंड हो गई है, लेकिन सब्सक्राइब आप जरूर करिएगा। और अगर ये वीडियो आप लोग को अच्छा लगा हो तो वीडियो को आप लोग लाइक भी करिएगा, और जितना हो सके इस वीडियो को आप शेयर करिएगा। जो भी आपके दोस्त यार हैं, जो भी है क्लासमेट्स हैं, कलीग्स हैं, उनको इस वीडियोस को आप लोग शेयर जरूर करिएगा, कि ताकि उनका भी थोड़ा बहुत भला हो जाए और साथ ही साथ हमारा भी कुछ भला हो जाए। ठीक है। और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। नेक्स्ट वीडियो हमारा होगा कुछ अच्छे टॉपिक्स के साथ, कुछ इंटरेस्टिंग टॉपिक के साथ होगा, कि जिसके लिए आप लोग थोड़ा वेट करिए। ठीक है। और फिर हम मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।